बजट कहलाता है जी। बजट आप घर का बजट भी बनाते हैं, हमारा एनुअल बजट भी बनता है, किसी इदारे का बजट बन जाता है। हम अपना एक मुलाजिम पेशा लोग जितने भी हैं, हम मंथली अपना बजट बनाते हैं कि इतना हमारा घर का राशन आएगा, इतनी हमारी इनकम है और इसमें हमने ये चीज़ें खरीदनी है, बच्चों की फीसें, अखराजात, जूते, कपड़े, शादी ब्याह, दुख सुख, फलां फलां। तो ये सारा हम एक अंदाज़न अमाउंट फिक्स कर देते हैं अपने लिए कि ये फलां फलां जगह हम इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा बजट कहलाता है। 64, a cost that will not fluctuate over the course of budgetary cycle। वो कहते हैं कि अगर जितना आपने बजट फिक्स बनाया हुआ है और उस वक्त के दौरान जितना पैसा आपने मुख्तसर किया हुआ है वो आपकी उस फिक्स रकम से ना बढ़े। मिसाल के तौर पे मैंने 50,000 का घर का बजट बनाया हुआ है और महीने तक वो बजट मेरा सारी चीज़ें उसमें शामिल करके 50,000 से एक्सीड नहीं करता, तो वो मेरा फिक्स बजट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई दरमियान में शादी खुशी ब्याह वगैरह आ गया, वो हम अवॉइड करते हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते। तो जो 50,000 फिक्स किया था उसी में ही अपना सर्कल चलाते हैं, तो ये ऐसा बजट फिक्स बजट कहलाएगा। लेकिन अगर जो बजट हमने 50,000 फिक्स किया था उसके अलावा कोई हालात इस तरह के आ गए हैं, ठीक है, दरमियान में शादी खुशी ब्याह दुख बीमारी तकलीफ वगैरह वगैरह, तो उसके लिए अलग से खर्चा करना पड़ गया, तो ऐसा बजट वेरिएबल बजट कहलाएगा कि हमने एक्स्ट्रा भी खर्चा कर लिया, उस फिक्स में नहीं रहे। ठीक है, तो ये बजट वेरिएबल बजट कहलाता है। 66 है, major one time purchase that is outside the normal operating expenses is known as capital expenditure। वो कहते हैं कि एक दफ़ा जब आप एक चीज़ कोई परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं और दैट इज़ आउटसाइड द नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो कि आपके नॉर्मल आपका जो बजट है, नॉर्मल मतलब जितने भी अखराजात हैं उससे हट के अलग एक दफ़ा कुछ चीज़ खर्च कर लेते हैं, तो ऐसा बजट आपका एक्सपेंडिचर बजट कहलाए, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल हम कहते हैं सरमाया को, ठीक है, कि एक सरमाया का एक खर्च कहलाएगा, एक्सपेंडिचर हम कहते हैं खर्च को। अच्छा जी, वो कहते हैं कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने अलग अलग आते हैं, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल वगैरह वगैरह, तो ये है जी वेरिएबल बिल। और बच्चों का जो एक फीस है, हर महीने पता है जी कि हमने 3,000 फीस देनी है बच्चे की, तो वो एक फिक्स बजट होगा। हर महीने आपको पता है कि जी सैलरी इतनी ही आनी है, तो वो फिक्स बजट या फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 69 है, कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल डाटा अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक फाइनेंशियल डाटा जब आप इकट्ठा करते हैं, इसको कहते हैं अकाउंटिंग। एक इदारे में, एक तंजीम में कितने मुलाजिम हैं, कितना उसका खर्चा है, उसका बिल कितना आता है, ठीक है, उसके अखराजात कितने, उसकी आमदनी कितनी है, उसकी तनख्वाहें कितनी है, टैक्स कितना देते हैं वगैरह वगैरह, ये सारा काम अकाउंटिंग का कहलाता है। रेवेन्यू जनरेटेड प्रोसेस इज नोन एज डेबिट। जब आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अगर आप स्कूल चला रहे हैं, वहां से आप फीसें इकट्ठी कर रहे हैं, फाइन ले रहे हैं, ठीक है, जो भी आप वहां से इनकम इकट्ठी कर रहे हैं, तो ये सारा प्रोसेस रेवेन्यू जनरेट का, सरमाया इकट्ठा करने का जो आपका एक अमल है, प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं डेबिट। और क्रेडिट क्या चीज़ है? क्रेडिट आर द एक्सपेंसेस दैट हैव बीन बजटेड फॉर एंड मस्ट बी पेड। कहते हैं क्रेडिट वो आपके अखराजात हैं जो आपने प्लान किए होते हैं पहले, और या जिनका बजट बनाया होता है और वो लाजमी तौर पे आपने खर्च करने होते हैं। ठीक है, वही घरेलू आप कह लें कि जी बजट पूरा करते हैं आपने जो पहले सेट किया होता है और वहीं वहीं खर्च भी कर देते हैं, इसको हम कह देंगे क्रेडिट। A statement showing the money
A club made and spent over some time is known as। वो कहते हैं कि कोई एक क्लब हमारा एक खेलों का क्लब जिस तरह से होता है वो एक स्टेटमेंट जारी करता है जिसमें जिस तरह हमारी बैंक स्टेटमेंट है इसी तरह एक क्लब की स्टेटमेंट है जिसमें वो दिखाते हैं कि जी इन्होंने पैसा कहाँ से कमाया कहाँ खर्च किया एक खास वक्त के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लब ने इतने मैचेस करवाए और उसकी मैचेस की फी इतनी इकट्ठी की और उन्होंने प्लेयर्स को इतने इतने पैसे दिए, उनकी लाइटिंग का खर्चा इतना आया, अमले का खर्चा इतना आया वगैरह वगैरह। तो उनकी आमदनी और इनकम की पूरी स्टेटमेंट इसको हम कहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट। बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो इनकम के जराए बताए गए हैं ना कि एक क्लब है स्पोर्ट्स का क्लब कैसे कैसे वो पैसा जनरेट करता है, खर्च नहीं सिर्फ जनरेट करता है, इसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। जैसे कि आप स्कूल है, अ, एक महीने बाद आप अपना पूरा रिकॉर्ड चेक करते हैं, जी हमारे पास ये 100 बच्चा था, 100 बच्चे की इतनी फीसेस ये हमारे पास आई, इतने बच्चों को हमने फाइन लगाया, इतनी हमारी स्कूल में तो बस यही दो तीन जराए होते हैं आपके इनकम के, बच्चों की फीसें हो गई, उनके फाइन हो गए। ठीक है, तो उसकी आप स्टेटमेंट जारी करते हैं तो ये आपका कहलाता है इनकम स्टेटमेंट, आमदनी की एक स्टेटमेंट। 73, अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ क्लब, किसी एक क्लब की माली पोजीशन की एक स्टेटमेंट। दैट प्रेजेंट द क्लब एसेट, जो कि एक क्लब के जो भी सरमाया है क्लब का एसेट है उसकी चीज़ें हैं, एंड लाइबिलिटीज और जिनके ऊपर उनका हक है। लाइबिलिटीज हम कहते हैं तमाम उनकी मिल्कियत में चीज़ें जितनी भी हैं। ठीक है, उनका एसेट उनके सरमाया और उनकी लाइबिलिटीज जितनी भी हैं, एंड हाउ मच इक्विटी द क्लब हैज़ एट अ फिक्स पॉइंट इन टाइम। और एक ख़ास वक्त के लिए, वो ख़ास वक्त एक वीक, एक दिन, एक महीना, एक साल हो सकता है, उस एक ख़ास वक्त के लिए जितनी उसके पास एसेट्स वगैरह उसने बनाए हुए हैं और जितना उसके मुताबिक उसने कुछ खर्च किया हुआ है, तो अगर वो सारा कुछ सारा बराबर आ गया है, जितनी उसको आमदनी हुई है और जितना उसका खर्च हो गया है। स्कूल की अगर एग्जांपल ले लें, स्कूल को क्लब समझ लें आप। ठीक है, कि आपके पास 100 बच्चा है, उसकी फीसें आ गई, फिर आपके पास 20 टीचर हैं या 10 टीचर हैं, आपने टीचर्स को दे दिया, बिल्डिंग का किराया दे दिया, टीचर्स की सैलरी, क्लास 4 आपके पास जो भी है, बिजली के बिल एटसेट्रा सारा कर करा के आपको कुछ नहीं बचा सारा, ना ही नुकसान हुआ ना ही फायदा हुआ, तो ये कहलाएगा आपका बैलेंस शीट, खाते पूरे हो गए सिर्फ आपके। एसेट्स क्या चीज़ है? एसेट्स आर द आइटम दैट द क्लब ओन। एसेट्स वो आइटम है, वो चीज़ें हैं जो एक क्लब के पास हैं। स्कूल का एसेट क्या होगा? स्कूल का तमाम बिल्डिंग, स्कूल के फर्नीचर, पंखे, ठीक है, लाइट्स, फर्नीचर, सारा कुछ जो है उसके एसेट्स कहलाएंगे। फिजिकल चीज़ें जितनी भी हैं सारे एसेट्स हैं। अब लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट द क्लब हैज टू अदर एंटिटीज। वो कहते हैं कि जी लाइबिलिटीज वो तमाम माली मामलात हैं, फ़राइज़ हैं, जो कि एक क्लब ने या एक स्कूल ने, फॉर एग्जाम्पल स्कूल ने अपने अमले की वो देनी है, तनख्वाहें देनी है, तो ये लाइबिलिटीज़ कहलाएंगी उस स्कूल की। उसके फ़र्ज़ है कि वो अपने एम्प्लॉय की सैलरीज वगैरह अदा करें। इक्विटी क्या है? इक्विटी इज़ द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाई ओनर। इक्विटी है जी वो रकम जो एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, एक मालिक इन्वेस्ट करता है, खर्च करता है। अब आ जाता है जी कि रिस्क रेफर टू द, ये सारे आपको जो टर्म्स है ना ये आनी चाहिए इन फ्यूचर, आपने कोई किसी इदारे में जाना है या अपना कोई बिजनेस संभालना है तो उसमें ये चीज़ें आपको बार बार आपके सामने आएंगी। रिस्क रेफर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, इधर द पीपल वेल बीइंग आर टू बी टू देयर प्रॉपर्टी। वो कहते हैं कि रिस्क या खतरे को हम कहते हैं
एक मुमकिना लॉस अगर आपको नज़र आता है कि हो सकता है लॉस हो जाए, ठीक है? तो ये एक खतरे की अलामत कहलाता है जी। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क का आपको खतरा तो है, आप उसको मैनेज आपने कैसे करना है? द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन so as to minimize injuries and loss एंड देयर इफेक्ट। सबसे पहले इंजरीज का लफ्ज़ यहाँ पे क्यों हुआ है? इंजरीज की जब हम पढ़ेंगे तो उसकी जो एक कंप्लीट डेफिनेशन है इंजरीज की वो ये है कि कोई भी फिजिकली लॉस, मेंटली लॉस, इमोशनली लॉस, सोशल लॉस या फाइनेंशियल लॉस अगर आपको हो जाता है, माली भी नुकसान, आपकी चोरी चोरी हो जाती है, हम कहेंगे ये बंदा फाइनेंशियली इंजर्ड है, ये सोशल इंजर्ड है, ये फिजिकल इंजर्ड है, ये मेंटल इंजर्ड है, ये फलां इसको इंजरी हो गई है। ठीक है, तो किसी भी किस्म के नुकसान को हम कहते हैं इंजरी। अच्छा जी, तो द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग के फैसला करने का जो एक अमल है और उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन करना, किस लिए? सो एज टू मिनिमाइज इंजरीज एंड लॉस, कि वो जो नुकसानात हैं उनको कम से कम किया जा सके एंड देयर इफेक्ट्स ऑन योर स्पोर्ट्स क्लब फैसिलिटी आर इवेंट इज नोन एज, आपकी उस तंजीम, आपकी इदारा, आपकी एनजीओ, आपके स्कूल के ऊपर उसके जो असरात, नुकसानात के असरात होंगे उसको आप कम से कम करें। उसके लिए जो फैसला करेंगे और जिसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसको हम कहेंगे रिस्क मैनेजमेंट। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू सिमुलेट क्रिएट सॉल्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल किसी एक तंजीम में, इदारे में कोई एक मसला दरपेश आ रहा है और किसी एक बंदे के माइंड में अचानक कोई एक आइडिया आ गया है कि जी ये वो एक आइडिया है जिससे हम इस मसले को हल कर सकते हैं, तो वो तस्वुर, वो टेक्निक, वो आइडिया ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाएगा। अच्छा जी, डिसीजन मेकिंग टेक्निक दैट डज नॉट रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ पार्टिसिपेंट इज कॉल्ड डेल्फी। जी, डेल्फी क्या कहलाता है जी? वो कहते हैं कि फैसला करने की एक ऐसी टेक्निक जिसमें ज़रूरी नहीं कि बंदा फिजिकली प्रेजेंट हो। आप देख लें कि फॉर एग्जांपल हम जो भी बातचीत करते हैं और जो भी हम फैसला करते हैं आप लोगों की स्टडी के हवाले से, कोई भी आप लोगों में से बंदा या मैं एक कोई एक बात कर देता हूँ, अब मैं फिजिकली आप लोगों के साथ प्रेजेंट नहीं हूँ, ना ही आप लोग एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है मिलजुल के, लेकिन कोई आप एक फैसला, कोई एक आइडिया दे देते हैं, ठीक है? तो ये कहलाएगा या जिसे हम कहते हैं कि कोई एक फैसला कर देते हैं हम, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, हाँ, किसी, जैसा कि हमने अभी आज फैसला किया कि जी आज टेस्ट नहीं होगा और इसके लिए ज़रूरी नहीं था कि मैं हर एक को फिज़िकली बताऊँ, बल्कि एक टेक्स्ट मैसेज आप लोगों ने आपस में कर लिया, मुझे बता दिया गया वगैरह, वगैरह, और मैंने कह दिया कि जी चले आज टेस्ट नहीं होगा तो कल होगा, ठीक है? तो ऐसा फैसला जिसके लिए आपकी फिज़िकल प्रेज़ेंस ज़रूरी ना हो, जिस्मानी तौर पे आपका मौजूद होना ज़रूरी ना हो, ये डेल्फी कहलाता है, एक टर्म है जी डेल्फी। ओके जी, वो कहते हैं स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक दैट रेजिस्ट सॉरी रिस्ट्रिक्ट डिस्कशन। आपने एक प्रॉपर तरीके से एक ग्रुप स्ट्रक्चर किया, तश्कील दिया और उस तश्कील शुदा ग्रुप ने एक फैसला किया, ठीक है? किसी मामले के ऊपर बातचीत करने के लिए या उसको रोकने के लिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड, या इसकी दूसरी तारीफ है कि जब आप कोई एक फैसला कर रहे हो उस दौरान आपस में आप एक दूसरे से गपशप कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। जैसा कि अभी आपसे कहा जाए अचानक कि जी कल चले हम स्टडी के वाले से बात कर लेते हैं, कल हमने अनाटमी स्टार्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से कहा जाए कि हाँ जी आप फैसला करके बताएं, और आप लोगों में से डेफिनेटली हर बंदे की राय मुख्तलिफ होगी, कुछ कहेंगे हाँ जी बिल्कुल अनाटमी स्टार्ट कर देंगे, कुछ कहेंगे नहीं जी
वो अभी एक तो टैलेंट वाली कोई या मूवमेंट एजुकेशन का सब्जेक्ट रहता है, तो वो पहले कर लें, ठीक है। कुछ कहेंगे मिली जुली रह देंगे, चले जी, या वो कर लें या वो कर लें, एक ही बात है। तो कोई जब एक फैसला करने के लिए, अच्छा, और फिर आखिर में आप एक कोई फैसला सुना दें कि हाँ जी ये काम कर ले, ठीक है जी। तो फैसला करने के लिए जब लोग आपस में मुशावरत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो ये अमल कहलाता है नॉमिनल। द ग्रुप मेंबर्स नेवर मीट फेस टू फेस इन द डेल्फी डिसीजन मेकिंग टेक्निक। और अभी चूंकि आप लोग सारे एक दूसरे से फोन पे बात करेंगे कोई एक फैसला करने के लिए, और फेस टू फेस एक दूसरे से आप नहीं मिल सकते, तो ये कहलाएगा डेल्फी। मतलब कि हम जो भी बात कर रहे हैं ना, हमारे ऊपर ये बात आ रही है। डेल्फी की डेफिनेशन: द प्रोसेस इन विच वन पार्टी रिसीव्स that their interest are being opposed, और सॉरी, रिसीव नहीं है, परसीव है। कहते हैं कि एक ऐसा अमल जिसमें एक पार्टी सोचती है, समझती है कि उनके साथ या उनकी जो इंटरेस्ट हैं, उनकी मुखालफत की जा रही है, आर नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द अदर पार्टी। कि आप लोगों के अगर दो ग्रुप या दो पार्टियां बना दी जाएं, और एक को फेवर ज़्यादा दे दी जाए, दूसरे को फेवर कम दे दी जाए, तो जो जिनको फेवर नहीं दी गई, वो ख्याल करेंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट है ना, उसके साथ थोड़ी सी ज्यादती की जा रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा, तजाद कहलाएगा। सिंपल सी बात है। द ऑब्जेक्टिव basis on which judgment is rendered regarding right and wrong, good and bad, authentic and inauthentic behavior is called। वो कहते हैं कि वो मकासद, basis on which judgment, अच्छा, कि वो जो भी आप एक फैसला करते हैं, और वो किस बुनियाद पे फैसला करते हैं? गलत सही की बुनियाद पे फैसला करते हैं, अच्छे बुरे की बुनियाद पे, अथेंटिक और इनअथेंटिक बिहेवियर की बुनियाद पे जब आप एक जजमेंट देते हैं, और उस जजमेंट पे आप अपना मकसद सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो वो आपकी एथिक्स या अखलाकियात कहलाती हैं जी। समझ आ रही है बात? 80 85 है। A value is anything a person assess to be worthwhile, interesting, desirable or important। वैल्यूज क्या है? आपकी जो अकदार होती हैं, वो अकदार, वो कहते हैं कि कोई एक ऐसी चीज होती है जो कि एक बंदा उसको असेस करता है, उसका जायजा लेता है, टू बी वर्थ वाइल, कि वो उसकी कितनी वर्थ है, कितनी वैल्यू है, वो कितनी इंटरेस्टिंग है, या उसके लिए डिजायरेबल है या इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ये आपकी वैल्यूज कहलाती हैं। यूनिवर्सल गाइड्स दैट टेल व्हाट एक्शन, इंटेंशन और मोटिव्स आर प्रोहिबिटेड आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स। तो कहते हैं कि एक आलमगीर, पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल एक रहनुमा असूल होते हैं, ठीक है, जिनको, जो हमें बताते हैं कि कौन से काम, कौन सी नीयत, कौन से इरादे, कौन सी मोटिव्स जो हैं, वो मना कर, जिस तरह अमर अमर बिल मारूफ और अमर बिल नहीं, क्या कहते हैं, नहीं अनिल मुनकर, अमर और नहीं, ठीक है, दो काम है। एक काम से मना किया जाता है, और एक काम को करने का हुक्म दिया जाता है। तो जिन कामों से, वो कहते हैं कि जो भी ममनुआ काम आपको शुरू में बता दिए जाते हैं, वो आपके प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। अच्छा, और जो काम आप करते हैं वो फिर आपके एक्शन कहेंगे। अल्टीमेट स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन वैल्यू एंड प्रिंसिपल नोन एज एक्शन। लास्ट वन है जी, द डिबेट ओवर द राइटनेस
एंड रॉन्गनेस ऑफ द एक्शन इज, किसी काम के गलत या सही होने के ऊपर जो बहस की जाती है उसको हम कहते हैं मोरालिटी। ओके जी, आज का एक छोटा सा टॉपिक था, ये हो गया कंप्लीट। और कल उम्मीद करते हैं कि आप टेस्ट देंगे, टेस्ट मेजरमेंट एवेल्यूएशन, और उसके साथ साथ ये एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को भी शामिल कर लेंगे। क्या ख्याल है जी? ये आपसे डेमोक्रेटिक फैसला लेना चाहिए या मेरा ऑटोक्रेटिक फैसला ही ठीक है इस मामले में? ओके जी, फिर ये दोनों का टेस्ट होना चाहिए कल। ओके जी, सब लोग टेस्ट दीजिएगा, लाजमी तौर पे कोशिश कीजिएगा इसको आप पढ़ें। अभी टाइम है, सुबह टाइम है, कल सारा दिन टाइम है आपके पास। तो कोशिश किया करें कि अपनी कैपेसिटी, अपनी हिम्मत इतनी बढ़ाएं कि एटलीस्ट